नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है हमारे चैनल एनलाइटेंड लर्न बियॉन्ड एग्जाम्स पे। तो चलिए, जैसा पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा कि जीएसटी क्यों जरूरी थी, कास्केडिंग इफेक्ट्स वगैरह के बारे में समझा। मेरे आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पहले उसे यानी अध्याय 1 फर्स्ट एपिसोड को देखें, उसके बाद ही ये सेकंड एपिसोड अध्याय 2 पे आए, तो ज़्यादा समझ में आएगी। चलिए तो शुरू करते हैं सर्विस टैक्स की कहानी, जो कि जिसे जीएसटी का अग्रदूत यानी प्रीकर्सर कहा जाता है। द प्रीकर्सर स्टोरी। सर्विस टैक्स की कहानी कैसे 3 सर्विसेज से शुरू हुई और जीएसटी में विलीन हो गई। अब जब आपने समझ लिया कि जीएसटी क्यों लाया गया, कैस्केडिंग टैक्सेस की समस्या को खत्म करने के लिए, तो चलिए एक और महत्वपूर्ण कहानी सुनते हैं, सर्विस टैक्स की कहानी। इसकी पृष्ठभूमि 1990 के दशक में भारत का आर्थिक परिवर्तन के आसपास की है। भारत की अर्थव्यवस्था का बदलता चेहरा। 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण यानी कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की नीति अपनाई। इससे पहले भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि यानी एग्रीकल्चर और विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित थी। लेकिन 1990 में सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर तेजी से बढ़ने लगा। सेवा क्षेत्र में शामिल थे टेलीकॉम, बैंकिंग, बीमा यानी इंश्योरेंस, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, कंसल्टेंसी सर्विसेज, रियल एस्टेट। तो समस्या क्या थी? समस्या उस समय सरकार सिर्फ गुड्स यानी वस्तुओं पर टैक्स लेती थी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पर, सेल टैक्स या वैट सेल पर, लेकिन सर्विसेज यानी कि सेवाओं पर कोई टैक्स नहीं था। डॉक्टर राजा चेलैया कमेटी की सिफारिश 1991 में सरकार ने डॉक्टर राजा चेलैया की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसका नाम था टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी। समिति की मुख्य बातें, ऑब्जर्वेशन। सर्विस सेक्टर जीडीपी का बड़ा हिस्सा बन रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ज्यादा ग्रोथ सर्विसेज में ही हो रही है। फिर भी सर्विसेज अनटैक्स्ड यानी बिना टैक्स के हैं। ये रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स खो रहा है सरकार। रिकमेंडेशन, सिफारिशें क्या थी उस कमेटी की? तो सिफारिशें थी कि भारत को सर्विसेज पर भी टैक्स लगाना चाहिए, ताकि टैक्स बेस बढ़े और सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिले। 1 जुलाई 1994 सर्विस टैक्स का जन्म। डॉक्टर चेलैया कमेटी की सिफारिश पर भारत सरकार ने फाइनेंस एक्ट 1994 के चैप्टर 5 के थ्रू सर्विस टैक्स लागू किया। शुरुआत सिर्फ 3 सर्विसेज पर टैक्स से हुई। सर्विस टैक्स 1 जुलाई 1994 को लॉन्च हुआ, पर सिर्फ 3 सर्विसेज। कौन से थे? पहला था टेलीफोन सर्विसेज, जिसमें एसटीडी, आईएसडी कॉल्स, लैंडलाइन बिल्स। दूसरा नॉन नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं था। और तीसरा स्टॉक ब्रोकरेज सर्विसेज, शेयर खरीदने बेचने पर ब्रोकर की जो फी होती है उस पे। टैक्स रेट सिर्फ 5% लगाया गया। सवाल, सिर्फ 3 सर्विसेज क्यों? जवाब, सरकार सावधानी से शुरुआत करना चाहती थी। ये तीनों सर्विसेज आसानी से आइडेंटिफाई हो सकती थी, कंप्लायंस आसान था, ये बड़े रिवेन्यू जनरेटर्स थे। सर्विस टैक्स का विकास 1994 से 2017 तक। एक्ट 1 धीरे धीरे विस्तार 1994 से 2004। शुरुआत में सरकार ने देखा कि सर्विस टैक्स सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रही है, तो धीरे धीरे और सर्विसेज ऐड की गई। जैसे 1990 के अंत तक एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, कुरियर सर्विसेज, कंसल्टिंग इंजीनियर सर्विसेज, कस्टम हाउस एजेंट सर्विसेज जिसको सीएचए कहा जाता है, मंडप कीपर सर्विसेज, ब्यूटी पार्लर सर्विसेज। 2000 की शुरुआत में रेंट ए कैब सर्विसेज,
टूर ऑपरेटर सर्विसेज, रियल एस्टेट एजेंट सर्विसेज, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। 2004 तक लगभग 58 सर्विसेज सर्विस टैक्स के दायरे में आ गई। एक्ट 2 बड़ी छलांग, 2004 में बड़े बदलाव। 2004 में सरकार ने सर्विस टैक्स को और मजबूत किया, टैक्स रेट बढ़ाया, 5% से बढ़ाकर 8% 2004 में, फिर 10% 2006 में, फिर 12% 2012 में। उसके बाद और सर्विसेज ऐड की गई, मोर सर्विसेज एडेड। 2004 से 2012 के बीच 119 प्लस सर्विसेज सर्विस टैक्स के अंतर्गत आ गई। समस्या क्या आई? अब जैसे जैसे सर्विसेज की लिस्ट बढ़ती गई, कंफ्यूजन बढ़ता गया। क्या ये सर्विस टैक्सेबल है या नहीं? किस कैटेगरी में आती है? एग्जेम्पशंस कहाँ मिलेंगे? पॉजिटिव लिस्ट अप्रोच, सूची में जो है वही टैक्सेबल, ये बहुत जटिल हो गई थी। एक्ट 3 गेम चेंजर, 2012 में निगेटिव लिस्ट रिजाइम आया। 1 जुलाई 2012 को सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, निगेटिव लिस्ट रिजाइम, पॉजिटिव लिस्ट वर्सेस निगेटिव लिस्ट। पुराना सिस्टम पॉजिटिव लिस्ट, सिर्फ लिस्टेड सर्विसेज टैक्सेबल है, लिस्ट में ऐड करने में टाइम लगता था, नैरो अप्रोच था। नया सिस्टम निगेटिव लिस्ट, सभी सर्विसेज जो निगेटिव लिस्ट में नहीं है ऑटोमेटिकली कवर होती है। न्यू सर्विसेज ब्रॉड अप्रोच था। निगेटिव लिस्ट में क्या था? सेक्शन 66D ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994 के अनुसार निम्नलिखित सर्विसेज टैक्स फ्री थी। गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई सर्विसेज कुछ एग्जेम्पशंस के साथ, एजुकेशन सर्विसेज स्कूल्स और कॉलेज में दी जाने वाली, हेल्थ केयर सर्विसेज हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में दी जाने वाली सर्विसेज, एग्रीकल्चरल सर्विसेज, फ्यूनरल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स कुछ मोड्स में, सर्विसेज बाय आरबीआई, सर्विसेज बाय ए पर्सन टू एम्प्लॉयर यानी एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, सर्विसेज बाय कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स, सर्विसेज रिलेटेड टू फ्रेमिंग और services related to farming or cultivation, certain financial services, artists performance यानी cultural events, services by certain organizations, trade unions, cooperative societies, sale of land and buildings, betting and gambling, alcohol for human consumptions, एक्शनेबल क्लेम्स एक्सेप्ट लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग। तो एग्जेम्पशंस नोटिफिकेशंस, इसके अलावा 88 प्लस एग्जेम्पशंस नोटिफिकेशन भी थी जो स्पेसिफिक कंडीशंस के तहत सर्विसेज को एग्जेम्प्ट करती थी। एक्ट 4 टैक्स रेट में बदलाव और सेल्फ क्रेडिट, टैक्स रेट की जर्नी, साल और टैक्स रेट 1994 में 5%, 2004 में 8%, 2006 में 10% प्लस 2% एजुकेशन से, जो कुल मिलाकर 10.2% होता था। 2007 में 12% प्लस एजुकेशन सेंस जो कि 12.36% बनता था। 2012 में 12% प्लस एजुकेशन सेस जो कि 12.36% बनता था और 2015 में 14% प्लस स्वच्छ भारत सेस, तो ये मिला के फाइनली 14.5%। सिन्वेट, हे भगवान, सिन्वेट क्रेडिट सिस्टम, सर्विस टैक्स के साथ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया सिन्वेट का, यानी सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स क्रेडिट। सेनवेट का मतलब जो सर्विस आपने इनपुट्स यानी सर्विसेज या गुड्स पर दिया है उसे आप आउटपुट सर्विस टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते थे। यह आईटीसी का
प्रीकर्सर था, मतलब यही आईटीसी का अग्रदूत था। लेकिन समस्याएं थी। समस्याएं क्या थी? सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का क्रेडिट क्रॉस यूटिलाइज नहीं हो सकता था। मतलब सर्विस टैक्स क्रेडिट को वैट के अगेंस्ट नहीं ले सकते थे, वैट क्रेडिट को सर्विस टैक्स के अगेंस्ट नहीं ले सकते थे। गुड्स और सर्विसेज के बीच क्रेडिट फ्लो नहीं था। अगर आपने गुड्स खरीदे और सर्विसेज प्रोवाइड की तो वैट का क्रेडिट सर्विस टैक्स के अगेंस्ट नहीं मिलता था। कास्केडिंग इफेक्ट फिर से आ जाते थे। सर्विस टैक्स की मेन प्रॉब्लम्स, जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी? प्रॉब्लम एक, क्लासिफिकेशन की जटिलता। एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट सर्विस। एक रेस्टोरेंट में खाना बनाना ये मैन्युफैक्चरिंग का काम है जिसपे एक्साइज ड्यूटी होना चाहिए। खाना बेचना ये सेल ऑफ गुड्स है जिसपे वैट होना चाहिए। देना, सर्विस देना यानी एसी, वाटर, एम्बियंस, तो ये सब सर्विसेज हो गए, तो सर्विस टैक्स के अंतर्गत आना चाहिए। तो एक ही रेस्टोरेंट में कितनी जटिलता आ गई। तो कौन सा टैक्स लगेगा ये सोचना। कोर्ट केसेस, पिज्जा, बर्गर, एसी रेस्टोरेंट में खाने पर या गुड्स है या सर्विसेज पर सैकड़ों कोर्ट केसेस चले। प्रॉब्लम 2, क्रेडिट फ्लो की अड़चन। मान लीजिए कि आप एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं। इनपुट्स जो आप खरीदते हैं, टेंट्स, चेयर्स, टेबल्स, गुड्स वैट पे किया, कैटरिंग सर्विस सर्विस टैक्स पे किया, ट्रांसपोर्ट सर्विस सर्विस टैक्स पे किया। आउटपुट, इवेंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस टैक्स कलेक्ट करते हैं। क्रेडिट की समस्या, वैट क्रेडिट गुड्स पर को सर्विस टैक्स के अगेंस्ट नहीं ले सकते थे, यह फिर से कास्केडिंग इफेक्ट बन जाता है। प्रॉब्लम 3, इंटर स्टेट सर्विसेज में उलझन। एग्जाम्पल, मुंबई की कंपनी ने दिल्ली के क्लाइंट को कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड की। अब सवाल है कि सर्विस टैक्स कहाँ लगेगा, मुंबई में या दिल्ली में? तो प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस रूल्स बहुत कंफ्यूजिंग थे। इंटर स्टेट सर्विसेज में डबल टैक्सेशन के चांसेस थे। प्रॉब्लम नंबर 4, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की जटिलता। कुछ सर्विसेज में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम लागू होता था, मतलब रिसिपिएंट को टैक्स देना पड़ता था, सप्लायर को नहीं। एग्जाम्पल, सर्विसेज बाय इंडिविजुअल एडवोकेट, सर्विसेज बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी जीटीए, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। यह बहुत कंफ्यूजिंग था छोटे बिजनेस के लिए। प्रॉब्लम 5, मल्टीपल टैक्स अथॉरिटीज। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स कलेक्ट करती थी बट रजिस्ट्रेशन सेंट्रल अथॉरिटी से लेना पड़ता था। रिटर्न सेंट्रल डिपार्टमेंट को फाइल करने पड़ते थे। साथ ही वैट के लिए स्टेट डिपार्टमेंट से भी रजिस्ट्रेशन, ड्यूअल कंप्लायंस का बर्डन। सर्विस टैक्स का अंत, जीएसटी में विलय। दिन 1 जुलाई 2017। 100वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। भारत की संसद ने 8 सितंबर 2016 को 101वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया। इसमें की प्रोविजंस क्या था? आर्टिकल 246 ए, पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी। पार्लियामेंट को पावर है कि जीएसटी लॉ बना सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर को पावर है कि उनका जीएसटी लॉ बना सकते हैं अपने। कंकरेंट पावर, दोनों साथ काम करें। आर्टिकल 279 ए, जीएसटी काउंसिल का गठन। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रिवेन्यू के मेंबर होंगे और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर या टैक्सेशन मिनिस्टर्स इसके मेंबर्स होंगे। 1 जुलाई 2017 मिडनाइट लॉन्च यानी रात को। सब काम तो मोदी जी रात के करेलन, ज्यादातर बढ़िया बढ़िया काम। 30 जून 2017 की आधी रात को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एक हिस्टोरिक इवेंट हुआ।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और सभी राज्य के रिप्रेजेंटेटिव्स उपस्थित थे। ठीक 12 बजे पुराना इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम ऑफिशियली एंड हुआ, नया जीएसटी रिजाइम शुरू हुआ। सर्विस टैक्स का अंत 1 जुलाई 2017 से सर्विस टैक्स कंप्लीटली सब्ज्यूम्ड हो गया जीएसटी में। अब सर्विसेज पर सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी लगेगा, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी या आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी फॉर इंटर स्टेट लगता है। सर्विस टैक्स वर्सेस जीएसटी तुलना। पहलू सर्विस टैक्स प्री जीएसटी और जीएसटी पोस्ट 1 जुलाई 2017। कवरेज सिर्फ सर्विसेज 119 प्लस सर्विसेज और इसमें गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों। टैक्स रेट सिंगल रेट था 14.5% का, इसमें मल्टीपल रेट्स है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। टैक्स कलेक्शन केवल सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी सर्विस टैक्स की, और जीएसटी में सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों करेंगी, यानी समवर्ती सूची में है ये कंकरेंट लिस्ट में। क्रेडिट मैकेनिज्म ये लिमिटेड था सिनवैट क्रेडिट तक, लेकिन इसका फुल आईटीसी गुड्स और सर्विसेज दोनों में यूटिलाइज हो सकता है। कास्केडिंग इफेक्ट था इसमें, क्योंकि वैट सर्विस टैक्स क्रॉस क्रेडिट नहीं हो पाता था, और ये कास्केडिंग इफेक्ट एलिमिनेट हो गया, सिमलेस क्रेडिट हो गया। इंटर स्टेट सप्लाई कॉम्प्लेक्स प्लेस ऑफ प्रोविजन रूल्स थे, जबकि इसमें आईजीएसटी मैकेनिज्म सिंपल है। थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख ही था एग्जम्पशन, और इसमें 20 लाख या 40 लाख है एरिया के हिसाब से। रिटर्न्स ST3 रिटर्न हाफ ईयरली और कुछ क्वार्टरली भरने पड़ते थे, इसमें मंथली GSTR 1 और 3 भी भरना है। रजिस्ट्रेशन सेंट्रल अथॉरिटी से ही मिलता था, अब ये सेंटर और असेंट किसी को भी असाइंड हो सकता है। रिवर्स चार्ज ये सिलेक्टेड सर्विसेज में था, और जीएसटी के पीरियड में स्पेसिफिक सिचुएशंस में है, ये गलती से आ गया है डिफरेंस। टेक्नोलॉजी ये मोस्टली ऑफलाइन फाइलिंग था शुरू में, जबकि जीएसटी फुली ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पे है। तो ट्रांजिशनल प्रोविजंस सर्विस टैक्स से जीएसटी में शिफ्ट 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ? तो फॉर एग्जिस्टिंग सर्विस टैक्स सेक्शन 139 ऑफ सीजीएसटी एक्ट माइग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स, सभी एग्जिस्टिंग सर्विस टैक्स एसेसीज को ऑटोमेटिकली प्रोविजनल जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल गया, उनका सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर माइग्रेट हो गया जीएसटीएन में। सिनवैट क्रेडिट का क्या हुआ? तो सेक्शन 140 ऑफ सीजीएसटी एक्ट ट्रांजिशनल प्रोविजंस ऑफ आईटीसी 30 जून 2017 को जो सिनवैट क्रेडिट बैलेंस था वो जीएसटी के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ट्रांसफर हो गया। कंडीशंस क्रेडिट एडमिसिबल होना चाहिए था बोथ अंडर सर्विस टैक्स लॉ और जीएसटी लॉ। रिटर्न फाइल्ड होने चाहिए थे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हों। ट्रान और ट्रान 2 फॉर्म्स, टैक्स पेयर्स को ट्रान 1 और ट्रान 2 फॉर्म्स भरने पड़े ट्रांजिशनल क्रेडिट क्लेम करने के लिए। सर्विस टैक्स लीगेसी केसेस जीएसटी के बाद क्या? पुराने सर्विस टैक्स केसेस का एजुडिकेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 जुलाई 2017 के बाद भी सर्विस टैक्स के पेंडिंग केसेस चल रहे हैं। सेक्शन 174 Section 174 of CGST Act provisions related to existing law। सर्विस टैक्स एक्ट 1994 रिपील नहीं हुआ। पुराने पीरियड्स प्री जीएसटी के लिए सर्विस टैक्स प्रोविजंस कंटिन्यू करेंगे। पेंडिंग मैटर्स, शो कॉज नोटिसेज, अपील्स, रिफंड क्लेम्स, रिकवरी प्रोसीडिंग्स, ये सब सर्विस टैक्स लॉ के अंडर ही सेटल होंगे। आइए रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। सर्विस टैक्स का इम्पैक्ट। एग्जांपल 1, रमेश की कंसल्टेंसी फर्म है प्री जीएसटी। बैकग्राउंड, रमेश एक सीए फर्म चलाते थे मुंबई में, वो कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे।
कंप्लायंस बर्डन, सर्विस टैक्स एरा के टाइम में देखिए, रजिस्ट्रेशन सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट से सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन, महाराष्ट्र वैट रजिस्ट्रेशन अगर कोई गुड्स सप्लाई करते हैं तो, रिटर्न्स क्या भरने होते थे, सर्विस टैक्स रिटर्न ST3 रिटर्न हाफ ईयरली होता था और वैट रिटर्न्स ये मंथली होता था। टैक्स रेट सर्विस टैक्स 14.5%, क्रेडिट इशू, ऑफिस रेंट पर वैट दिया गुड्स सप्लाई, लेकिन वैट क्रेडिट्स को सर्विस टैक्स के अगेंस्ट नहीं ले सकते थे। एग्जाम्पल 2, सेम रमेश की फर्म पोस्ट GST एरा में, तो जो रजिस्ट्रेशन सिंगल GSTN सेंटर या स्टेट में माइग्रेट हो जाएगा, असाइंड हो जाएगा डायरेक्ट। रिटर्न्स में GSTR1 मंथली ऑनवर्ड सप्लाईज के लिए और GSTR3 भी मंथली समरी रिटर्न के लिए। टैक्स रिटर्न कंसल्टेंसी 18%, GST जिसमें 9% CGST और 9% SGST। क्रेडिट बेनिफिट, ऑफिस रेंट, स्टेशनरी, कंप्यूटर, सबका ITC मिल रहा है सिमलेसली। कंक्लूजन, कंप्लायंस थोड़ा ज्यादा यानी मंथली रिटर्न्स है, पर क्रेडिट फ्लो बेटर है और कास्केडिंग तो साफ एलिमिनेट हो गया है। सर्विस टैक्स के कुछ यादगार कंट्रोवर्सीज, पिज्जा कंट्रोवर्सीज, गुड्स या सर्विसेज। बैकग्राउंड, डोमिनोज पिज्जा हट ने आर्ग्यू किया कि पिज्जा इज ए गुड, वैट अप्लीकेबल। डिपार्टमेंट ने कहा यह सर्विस है, रेस्टोरेंट सर्विस, सर्विस टैक्स अप्लीकेबल। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, कंपोजिट सप्लाई, पार्टली गुड्स पार्टली सर्विसेज। क्यों? क्योंकि उसमें सर्विस भी तो दिया ही जा रहा है, स्पेसिफिक रेट अप्लाई करना होगा। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट इशू, कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने आर्किटेक्ट इंजीनियर सर्विसेज पर सर्विस टैक्स पे किया, क्या वो क्रेडिट ले सकते हैं? रूल्स है कि इनिशियली रिस्ट्रिक्टेड था, फिर अलाउड किया गया विथ कंडीशंस। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, रिवर्स चार्ज कंफ्यूजन प्रॉब्लम। इंडियन कंपनी ने US की कंपनी से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज खरीदी, इंडिया कंपनी को सर्विस टैक्स रिवर्स चार्ज पर देना पड़ा। कंफ्यूजन, प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ रूल्स, वायोलेशंस इश्यूज, डबल टैक्सेशन रिस्क। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग अभी तक जो पढ़े उसमें क्या की टेक अवेज है सर्विस टैक्स की लीगेसी से। पॉजिटिव रिवेन्यू सोर्स पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है ये। सर्विस टैक्स ने गवर्नमेंट को ह्यूज रिवेन्यू दिया। FY 16-17 में लगभग 2.54 लाख करोड़ की रिवेन्यू सर्विस सेक्टर से थी। सर्विसेज सेक्टर को रिकॉग्नाइज किया, सर्विसेज इकोनॉमी का महत्व समझाया, फॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर बनाया, सेनवेट क्रेडिट मैकेनिज्म, ITC कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, GST का फाउंडेशन बनाया, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग शुरू हुई ACS पोर्टल पर, डिजिटल कंप्लायंस की आदत डाली। प्रॉब्लम जो रह गए, लिमिटेड क्रेडिट फ्लो, गुड्स सर्विसेज क्रेडिट क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं है। क्लासिफिकेशन इश्यूज, गुड्स वर्सेस सर्विसेज डिस्प्यूट्स, इंटर स्टेट कॉम्प्लेक्सिटी, प्लेस ऑफ प्रोविजन रूल्स कंफ्यूजिंग, मल्टीपल टैक्स रिजाइम्स, सर्विस टैक्स प्लस वैट प्लस एक्साइज बराबर इज इक्वल टू कंप्लायंस बर्डन बहुत ज्यादा। कंक्लूजन था कि सर्विस टैक्स स्टेपिंग स्टोन था GST के लिए, लेकिन GST से अच्छा नहीं था। सर्विस टैक्स जो 1994 में सिर्फ 3 सर्विसेज से शुरू हुआ था, आज 23 साल तक भारत के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। इसने सिखाया है कि सर्विसेज को टैक्स कैसे करें, सर्विसेज को क्रेडिट मैकेनिज्म कैसे काम करती है, टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करें, पर इसकी लिमिटेशंस ने दिखाया कि एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम की जरूरत है। गुड्स और सर्विसेज को साथ टैक्स करना चाहिए, सिमलेस ITC होना चाहिए, और इसलिए 1 जुलाई 2017 को सर्विस टैक्स ने GST को जगह दी, एक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, यूनिफाइड और ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम को। अध्याय 2 के मुख्य बिंदु देख लिया जाए। सर्विस टैक्स 1 जुलाई 1994 को शुरू हुआ, सिर्फ 3 सर्विसेज पे। इवोल्यूशन 1994 में 3, 2012 में 119 प्लस सर्विसेज थे। निगेटिव लिस्ट 2012 में सभी सर्विसेज टैक्सेबल जो लिस्ट में नहीं थे।
टैक्स रेट 5% 1994 में जो बढ़ के 14.5% हो गया 2015 में। मेन प्रॉब्लम था वैट और सर्विस टैक्स क्रेडिट क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था। सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी 1 जुलाई 2017 से जीएसटी में ही सर्विस टैक्स को मर्ज कर दिया गया। लीगेसी सर्विस क्रेडिट सिस्टम ने आईटीसी का फाउंडेशन बनाया। चलिए और अब आपको सोचने के लिए कुछ सवाल दे देते हैं। सर्विस टैक्स को सिर्फ 3 सर्विसेज से क्यों शुरू किया गया? क्या एक अच्छी स्ट्रेटजी थी? आपको कमेंट में आंसर लिखना है। निगेटिव लिस्ट अप्रोच क्यों बेटर था पॉजिटिव लिस्ट से? तीसरा, सर्विस टैक्स के समय में जो प्रॉब्लम थी क्रेडिट फ्लो क्लासिफिकेशन, क्या जीएसटी ने वो सॉल्व कर दी? तो कैसे कर दी? अगर आप एक रेस्टोरेंट ओनर होते तो प्री जीएसटी एरा में तो आपको कौन कौन से टैक्सेस देने पड़ते? जीएसटी में क्या फर्क आया? अगले चैप्टर का प्रीव्यू भी देख लीजिए। चैप्टर 3 में हम लोग सब देखेंगे कि जीएसटी का संवैधानिक यात्रा आर्टिकल 246 से आर्टिकल 279 और जीएसटी काउंसिल की कहानी जानेंगे। कैसे सेंटर और स्टेट्स ने मिलकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत जीएसटी को लागू किया और जीएसटी काउंसिल क्या है और कैसे काम करती है। सर्विस टैक्स ने सिखाया कि सर्विसेज को टैक्स करना पॉसिबल है। जीएसटी ने दिखाया कि गुड्स और सर्विसेज को साथ सिमलेसली टैक्स करना पॉसिबल है। यही है इवोल्यूशन की शक्ति। थैंक यू। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आपसे उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच पहुंच सके। धन्यवाद।